refraction through curved surface. There is a light ray in a medium and this medium change, जिस सरफेस पर मीडियम चेंज होगा उसको हम क्या बोलेंगे, इंटरफेस बिटवीन द टू सरफेसेस. दिस इज मीडियम 1, दिस इज मीडियम 2, दिस इज इंटरफेस. जैसे एक ग्लास का स्लैब रखा है या पानी रखा है, ऐसा कोई भी दूसरा मीडियम है. ये मीडियम की सरफेस प्लेन भी हो सकती है और कर्व भी हो सकती है. कर्व मीन्स जैसे फुटबॉल या कप प्लेट की प्लेट. ओके, अगर ये प्लेन सरफेस है तो इसके रूल्स, इसके लॉज हमने पढ़े हुए हैं. अभी जो पिछले हमारे टॉपिक हुए थे, वी नो दैट दिस विल बेंड टुवर्ड्स नॉर्मल इफ इट इज ए डेंसर मीडियम. हो सकता है. अब एक हम स्पेशल सिचुएशन लेते हैं. उस सिचुएशन में ये वाली जो सरफेस है, दिस वी विल टेक एज कर्व सरफेस. कर्व सरफेस लेने से क्या होता है, कर्व सरफेस लेने से अलग अलग लोकेशन पर अलग अलग एंगल मिलते हैं. ये कर्व सरफेस है. यहां पर आप देख रहे हैं ये एंगल 90 है, ये एंगल उससे कम है, ये उससे कम है. यहां जाएंगे तो ये उससे कम मिलेगा. ओके, यहां भी ऐसा होता है, पर इसमें जो डिक्रीज होगा इससे ये वाला डिक्रीज और ज्यादा होगा, क्योंकि सरफेस भी ऐसे मुड़ते जा रही है. इसलिए प्लेन सरफेस से होने वाला रिफ्रैक्शन और कर्व सरफेस में होने वाला रिफ्रैक्शन, दोनों में डिफरेंस होगा. तो अभी हम पढ़ते हैं कर्व सरफेस में कैसा रिफ्रैक्शन होगा. ओके, एक कर्व सरफेस है, उसको हमने साइड व्यू उसका देखा, साइड व्यू देखा और यहां बनाया. सो दिस इज द साइड व्यू ऑफ द कर्व सरफेस. ये कर्व सरफेस हम लेते हैं स्फेरिकल. ये स्फेरिकल भी हो सकती है, सिलेंड्रिकल भी हो सकती है. इन दोनों के बारे में हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, क्या स्फेरिकल और क्या सिलेंड्रिकल होता है. स्फेरिकल में इधर से भी हमको कर्व मिलेगा और इधर से भी कर्व मिलेगा, इधर से भी, हर तरफ से हमको एक जैसा कर्वेचर मिलेगा. सिलेंडर में एक तरफ कर्वेचर मिलेगा और एक तरफ प्लेन होगा, दैट विल बी सिलेंडर. ओके, सो दिस इज स्फेरिकल सरफेस. स्फेरिकल, अगर ये स्फेरिकल सरफेस है तो ये किसी न किसी स्फीयर का पार्ट होगा. ये इतना सा पोर्शन हमने ले लिया, दिस इज ए स्फेरिकली कर्व सरफेस. अगर हम इतना सा पोर्शन लेते हैं तो ये पोर्शन इसका एक पार्ट था, ये इसका सेंटर था और ये जो है ये इसका रेडियस. ये वाले पोर्शन का ये वाला पॉइंट सेंटर ऑफ कर्वेचर कहलाएगा और इस पोर्शन के लिए ये वाला डिस्टेंस रेडियस ऑफ कर्वेचर कहलाएगा. ठीक है, दिस इज रेडियस ऑफ कर्वेचर एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर. ज्योमेट्री क्या कहती है कि कोई भी दो पॉइंट लीजिए, इसको ऐसे मिलाइए और इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाओ, तो ये कहां से जाएगा, सेंटर से जाएगा. ये प्रॉपर्टी होती है सेंटर ऑफ कर्वेचर की. यहां से ये परपेंडिकुलर बना, ये कहां से जाएगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर से. सेंटर ऑफ कर्वेचर से ये जितने आपको लाइंस दिख रही हैं, ऑल दीज आर एक्सिस. एक्सिस, उसमें से एक एक्सिस जो इसके सेंटर से जाएगी, इस सेंटर का नाम हमने दिया पोल, और यहां से जो जाएगी इसको क्या बोलेंगे, प्रिंसिपल एक्सिस. सो दिस इज प्रिंसिपल एक्सिस. अब फिर से ये है स्फेरिकल सरफेस. यहां कहीं पर हमेशा अंदर की तरफ कौन होगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर. ये इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर R, और ये वाली जो लाइन है, दिस लाइन इज प्रिंसिपल एक्सिस.
ओके, इस प्रिंसिपल एक्सिस पर कहीं पर भी एक ऑब्जेक्ट है जिसको हमको इमेज बनानी है और देखना है कि वो इमेज कैसे बनती है। यहां कहीं पर भी हमने एक ऑब्जेक्ट ले लिया, कहीं भी ले सकते हैं, इस तरफ भी ले सकते हैं, इस तरफ भी ले सकते हैं। ओके, ये सरफेस ऐसी भी ले सकते हैं और ऐसी भी ले सकते हैं। हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं और हमको सभी ऑप्शन में कर्वेचर, सभी ऑप्शन में रिफ्लेक्शन कैसे होगा इसको स्टडी करना है। वन बाय वन सब लेते हैं। सबसे पहले जो हम ऑप्शन ले रहे हैं वो ये है कि ये यहां पर ये मीडियम नंबर 2 डेंसर मीडियम है, ये रेयर मीडियम है और डेंसर मीडियम की सरफेस इस तरह की है जो कि सेंटर से निकली हुई है और साइड्स में प्रेस्ड है। ठीक है, प्रेस्ड एट द साइड एंड बल्जिंग एट द सेंटर। दिस सरफेस इज नोन एज कॉन्वेक्स सरफेस। यहां पर अगर ऑब्जेक्ट है, इसके रेफरेंस में सेंटर इज बल्ज्ड and the two sides or the peripheries are compressed. These are pressed, so this is convex surface. Okay, पहले इसको स्टडी करते हैं, फिर दूसरी करेंगे जिसमें सेंटर दबा हुआ रहेगा प्रेस और ये दोनों किनारे इधर रहेंगे, that will be known as concave. यहां पर अब हमने देखना है कि यहां से जो रेज जाएंगी, अगर हम इस तरफ खड़े हैं, यहां खड़े हैं, तो ये ऑब्जेक्ट हमको कहां दिखेगा? हमारे पास बहुत पुराना वेल नोन तरीका है। क्या तरीका है कि यहां जाके अपनी आंखें इधर सेट करो, यहां से दो रेज निकालो, दीज टू रेज विल कम फ्रॉम डिफरेंट पॉइंट्स। वो जहां पर आकर मिलती हैं हमारी आईज में दोनों रेज आएंगी, फिर हमारी आईज उसको बैक ट्रैक करेंगी, जहां पर वो दोनों अपीयर होती हैं या एक्चुअली क्रॉस होती हैं कि वहां से वो दोनों आ रही हैं, वहां पर हमको क्या दिखेगा? इमेज दिखेगा। वो इसी पॉइंट पर भी हो सकती है, किसी और जगह पर भी हो सकती है। बस यही चीज हमको स्टडी करनी है। हम देख किधर से रहे हैं? इधर से। इसलिए अगर हम यहां से देखेंगे तो हमको यही दिखेगा, यहां से देखेंगे यही दिखेगा, पर अगर यहां से देखेंगे इधर से, अगर हम इसको देखना चाहते हैं तो इसकी लाइट को इस सरफेस से आना पड़ेगा और कोई रास्ता नहीं है। अगर वो इसमें से आएगी तो यहां पर इंटरफेस में रिफ्रैक्शन होगा। उस रिफ्रैक्शन के कारण इसकी डायरेक्शन चेंज होगी, डायरेक्शन चेंज होगी तो इमेज की लोकेशन चेंज हो सकती है। वही हम जानना चाहते हैं कि इसकी इमेज कहां बनेगी। सो व्हाट वी आर गोइंग टू डू नाउ, यू अंडरस्टैंड, कि हम इसकी नई इमेज पोजीशन निकालना चाहते हैं। सो वी विल टेक टू रेज। एक रे की पोजीशन हम पहले बड़े आराम से ले लेते हैं। अच्छा, कुछ चीजें इसमें हम लोग अपने कन्वीनियंस के लिए मानकर चलते हैं। पहली चीज ये है, दिस इज मीडियम नंबर 2 एंड दिस मीडियम नंबर 2 इज डेंसर। हम हमेशा मीडियम नंबर 2 को ही क्या मानेंगे? डेंसर मीडियम। ओके, नंबर 2, ऑब्जेक्ट को हम एक बड़ा ऑब्जेक्ट ना लेके एक पॉइंट ऑब्जेक्ट लेते हैं, सिंपली ए पॉइंट, क्योंकि बड़ा ऑब्जेक्ट लेने में हमको दो इमेज बनानी पड़ रही थी। ए की भी इमेज बनाओ, बी की भी इमेज बनाओ, फिर उसकी लाइन बनाओ। तो अभी हम क्या करेंगे, हम सिर्फ आइडिया चाहते हैं कि क्या क्या चेंजेस हो रहे हैं, लोकेशन में कैसी चेंज हो रही है, तो हम एक पॉइंट ऑब्जेक्ट लेंगे, सिर्फ पॉइंट ऑब्जेक्ट। फिर उस पॉइंट ऑब्जेक्ट को भी हम कहीं ऊपर नीचे प्लेस करने की बजाय हम उसको सिंपली ऑप्टिकल एक्सिस पर ही प्लेस कर देते हैं, तो हमारे लिए और आसान हो जाएगा। ठीक है, ये सारी कन्वीनियंस हमने ली और ये सब कन्वीनियंस लेने के बाद अब हम शुरू करते हैं। तो ये ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट कहां पर लिया हमने? ऑप्टिकल एक्सिस पर ही लिया। क्या और कहीं नहीं ले सकते थे? आंसर है ले सकते थे, पर हमने जानबूझ के यहां लिया ताकि हमको कन्वीनियंस हो। ठीक है,
अब यहां पर ऑप्टिकल है, तो सॉरी यहां ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट से हमको दो रेज निकालनी है। तो एक रेज परमानेंट हम कौन सी निकालते हैं? अराउंड द प्रिंसिपल एक्सिस। क्यों लेते हैं अराउंड द प्रिंसिपल एक्सिस? क्योंकि उसमें कोई रिफ्लेक्शन नहीं होता, वो सीधी की सीधी दूसरे मीडियम में चली जाती है विदाउट बेंडिंग नाइदर टुवर्ड्स नॉर्मल नॉर अवे फ्रॉम नॉर्मल। तो यहां से हमने एक रे ये वाली ली, दिस रे, ये वाली जो रे जाती है ये बिना किसी डेविएशन के, बिना किसी बेंडिंग के ऐसे सीधी चली जाती है। दिस इज रे 1। तो हमारा एक प्रॉब्लम खत्म और हमको ये भी समझ में आ गया कि इस ऑब्जेक्ट की इमेज कहां बनने वाली है? प्रिंसिपल एक्सिस पर ही बनेगी। क्यों? क्योंकि एक रे इसमें से जा रही है और ये इमेज में से जाएगी ही, इसलिए इमेज को प्रिंसिपल एक्सिस पर ही होना है। ओके, अब दूसरी के लिए यहां से हमने ये एक दूसरी रे ली। ओके, इस रे को लिया और यहां पर जैसे ही ये पहुंचती है यहां रिफ्रैक्शन होगा बिकॉज द मीडियम इज चेंजिंग। रिफ्रैक्शन के लिए स्नेल्स लॉ हमेशा एप्लीकेबल होगा, उसको इससे कोई मतलब नहीं है कि सरफेस कैसी है। माइक्रो लेवल पर हर सरफेस प्लेन सरफेस है, ये मीडियम चेंज करेगा, मीडियम चेंज करेगा ये सरफेस, तो इसका नॉर्मल यहां पर हमने नॉर्मल बना। नॉर्मल की डायरेक्शन कर्व सरफेस में कैसे लेनी है? तो अभी हमने देखा था कि एक सर्कल में ज्योमेट्री हमको ये बताती है कि जहां हम रेडियस को ऐसे मिलाएंगे, ये रेडियस हमेशा टेंजेंट पर कैसा होता है? नॉर्मल। तो नॉर्मल बनाने का एक तरीका हमको समझ आया। कर्व सरफेस पे नॉर्मल कैसे बनाना है? हमेशा सेंटर ऑफ कर्वेचर की लाइन को जोड़ दीजिए। सेंटर ऑफ कर्वेचर को आप जोड़ेंगे, वो लाइन क्या मानी जाएगी? नॉर्मल। तो यहां पर हमने यही किया, इसको सेंटर ऑफ कर्वेचर से जोड़ दिया, तो ये क्या बन गया? दिस इज नॉर्मल। इस रे को ऐसे स्ट्रेट जाना था, ये नॉर्मल। ओके, नॉर्मल के साथ ये इंसिडेंट रे है, तो ये वाला एंगल क्या हुआ? एंगल आई, इंसिडेंट एंगल आई। अब ये रे इधर जाएगी या बेंड हो जाएगी? तो आंसर है द मीडियम इज डेंसर, तो इट विल बेंड टुवर्ड्स नॉर्मल बिकॉज इट इज डेंसर। टुवर्ड्स नॉर्मल में वो इधर मुड़ेगी। इधर मुड़ने के दो रिजल्ट हो सकते हैं, थोड़ा इसको बारीकी से समझिए। दो अलग अलग रिजल्ट हो सकते हैं। ये जो प्रिंसिपल एक्सिस है, इमेजिन करिए इसके पैरेलल एक यहां पर लाइन बनाई, ये दोनों लाइन पैरेलल है। ये वाली इसको टुवर्ड्स नॉर्मल मुड़ना है, ये ऐसे ही टुवर्ड्स नॉर्मल बेंड हुई कि नहीं हुई? ये इसका पुराना रास्ता है और ये इस रास्ते पे चली गई, टुवर्ड्स नॉर्मल बेंड हुई। लेकिन जब ये ऐसे आगे जाते जाएगी ये इस तरह से, तो हम क्या देखते हैं? फर्स्ट रे ऐसे जा रही है, सेकेंड रे ऐसे जा रही है, और हमारी आईज में दोनों रे आकर पड़ती हैं, तो हमको कहां मिलती हमको कहां मिलती हुई दिखती हैं? तो आंसर है ये तो कहीं नहीं करती आपस में। तो हमारी आईज इनको ट्रेस करती है, ये इधर से आ रही है, ये इधर से आ रही है, तो वो क्या देखती है आईज? ये ऐसे आ रही है, ये ऐसे सीधी आ रही है, और यहां से ये भी यहां से आ रही है और ये भी यहां से आ रही है, इस डायरेक्शन से। तो इसको ऑब्जेक्ट की इमेज यहां मिलेगी। ठीक है, यहां पर इसकी इमेज दिखी। दूसरा तरीका देखिए, ये अगर इसकी पावर ज्यादा है
पावर ज्यादा है, इसने इसको खूब मोड़ा और ऐसे मोड़ दिया इस तरह से। अगर ऐसा मोड़ा, अभी भी टुवर्ड्स नॉर्मल ही मोड़ा है, पहले भी टुवर्ड्स नॉर्मल था, पहले कम पावर से मोड़ा था, अभी ज्यादा पावर से मोड़ा है। ओके, ऐसा इसको बेंड किया तो ये ऐसे चलती गई और यहां जाकर इससे मिल गई। ये अब इसमें हम ये देख रहे हैं कि एक रे तो ऐसे स्ट्रेट गई, दूसरी रे ऐसे गई और इधर से हमने इस ऑब्जेक्ट को देखा। जब हम इस ऑब्जेक्ट को देखते हैं तो ये ऑब्जेक्ट हमको कहां पर दिखेगा? तो आंसर है कि ये रे को बैक ट्रैक किया, इसको बैक ट्रैक किया तो ये तो यहीं के यहीं दिख गया, दिखता है, यहीं पर दिखता है। तो यहां पर क्या बची? इमेज। तो हम देख रहे हैं कि डेंसर मीडियम कॉन्वेक्स होने से दो तरह से इमेज बन सकती है, एक ये वाली और एक ये वाली। दोनों इमेजेस में क्या क्वालिटी का डिफरेंस है? आंसर है कि ये रेज एक्चुअली आपस में इंटरसेक्ट होती हैं और ये रेज एक्चुअली इंटरसेक्ट नहीं होती हैं। दे अपीयर टू कम फ्रॉम दिस पॉइंट। ऐसी इमेज का नाम हमने क्या रखा था? एपरेंट या वर्चुअल, और इसका नाम क्या था? रियल इमेज। ओके, तो एक चीज अभी हमको समझ में आई कि दोनों तरह की इमेज बन सकती है। किस पे डिपेंड करता है? पावर ऑफ दिस मीडियम। ये मीडियम थोड़ा सा बेंड करेगा तो वर्चुअल बन जाएगी, ज्यादा करेगा तो रियल बन जाएगी। हम किसी भी एक को लेके स्टडी कर सकते हैं। हम लेते हैं रियल वाला। ओके, रियल लेकर वी विल स्टडी नाउ विद दैट। तो इसको अब हम नहीं लेते। फिर से एक बार रियल का डेरिवेशन करके मैं फिर आपको इसको बताऊंगा कि अगर वर्चुअल होगा तो हमारे डेरिवेशन में क्या डिफरेंसेस आ जाएंगे। अब इसको देखिए, दिस इज द इंसिडेंट रे, दिस इज एंगल ऑफ इंसिडेंस। ये रे यहां से ऐसे मुड़ गई है और ये नॉर्मल है। नॉर्मल के साथ रिफ्रैक्टेड रे जो एंगल बनाती है, व्हाट डू वी कॉल इट? एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। दिस इज एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। एक चीज ध्यान दीजिए, यहां पर ये सिर्फ एक सरफेस नहीं है, ये पूरा मीडियम। इधर का मीडियम यानी इस तरफ का मीडियम 1 है और इधर का मीडियम 2। ये ओके, तो ये है एंगल आर। दिस इज रिफ्रैक्टेड रे। अच्छा, अब इसके बाद हम क्या निकालना चाहते हैं? हम ये चाहते हैं कि ये ऑब्जेक्ट का इमेज यहां पर बना है, कितनी दूर इमेज बना, उस इमेज बनने की इसकी पावर से क्या रिलेशन है, इसके कर्वेचर से क्या रिलेशन। कर्वेचर किससे एग्जिबिट होता है? तो आंसर रखिए, कर्वेचर हमेशा रेडियस में बताया जाता है। ये देखिए, ये रेडियस है इसका, और ये जो गोला दिख रहा है दिस इज कर्वेचर। अब इस कर्वेचर को मैं छोटा कम करता हूं, ज्यादा करता हूं, ये कर्वेचर ऐसा हो गया। बताइए, ये सरफेस नंबर 1, ये सरफेस नंबर 2, कौन सी सरफेस ज्यादा मुड़ी हुई है? 1 ज्यादा मुड़ी है कि 2?
1 ज्यादा मुड़ी है, तो हम ये बोलेंगे 1 हैज गॉट मोर कर्वेचर, 1 का कर्वेचर ज्यादा है। अब ये देखिए, अगर 2 का सर्कल कंप्लीट करेंगे तो ये सर्कल ऐसा कंप्लीट होगा और इसका रेडियस ये होगा। रेडियस इसका कैसा है? बड़ा, तो इसका कर्वेचर कम है, रेडियस इसका बड़ा है। ये कर्वेचर ज्यादा हो गया तो रेडियस कैसा हो गया? छोटा। और कर्वेचर को हमने ज्यादा किया, ये और ज्यादा ऐसा मोड़ दिया, ये एकदम कर्व कर दिया, कर्व किया तो इसका स्फीयर ऐसा बना और ये रहा इसका रेडियस, ये 3। अब बताइए 3 का कर्वेचर कैसा है? कम कि ज्यादा? ज्यादा। रेडियस कैसा है? छोटा। तो एक चीज हम याद कर लेते हैं, कर्वेचर वर्ड और रेडियस दोनों में क्या रिलेशन है? इनवर्स। यस, अगर कर्वेचर ज्यादा है तो रेडियस छोटा होगा और कर्वेचर कम है तो रेडियस बड़ा होगा। कर्वेचर अगर ऐसा कम होता जाएगा तो लास्ट में जाके वो चीज क्या हो जाएगी? प्लेन हो जाएगी। तो प्लेन का कर्वेचर नहीं होता, कर्वेचर 0 होता है तो उसका रेडियस बड़ा होते 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 इंफिनिट हो जाता है। सो प्लेन सरफेस हैज गॉट 0 कर्वेचर बट द रेडियस ऑफ कर्वेचर इज infinite. समझ आया? This is how curvature and radius are related to each other. Okay? तो ये जितना कर्वेचर है इसका मेजरमेंट किसके साथ रिलेटेड होता है? रेडियस के साथ। तो हम रेडियस से ही इसको रिलेट करते हैं। ये यहां से यहां तक ये डिस्टेंस है r. So we want the relation, how much it is away from, object is away from the surface, how much is the radius and how much is the image distance, how these three are related. लेंस में, सॉरी मिरर में हम ऐसा फॉर्मूला पढ़ चुके हैं, 1/b plus 1/u is equal to 1/x. That 1/x is equal to 2/r. वो रेडियस के लिए था। अब इसमें हमने इसके बारे में स्टडी करना है। सो वी विल स्टार्ट दिस पर्टिकुलर केस। ये केस कैसा है? रे एंटर्स ए डेंसर मीडियम through convex interface makes real image. तो इसमें आप देख रहे हैं इसमें एंटर कर रही है डेंसर मीडियम में। दूसरा केस कौन सा होगा जब इसमें एंटर करेगी? रेयर मीडियम। ओके, थ्रू कॉन्वेक्स इंटरफेस। दूसरा इंटरफेस कौन सा होता है? कॉनकेव इंटरफेस। अभी हम कौन सा ले रहे हैं? कॉन्वेक्स। तीसरा, इमेज कैसी बनाती है? रियल इमेज। अदरवाइज ये और भी क्या बना सकती है? हाँ, ऐसे दो केस कुल मिला के 6 पॉसिबिलिटीज होती हैं। 6 में से एक हम स्टडी करते हैं, उसके बाद और बाकी स्टडी करेंगे उनके साथ कैसे चेंजेस होते हैं। ओके, वी हैव टेकन दिस पर्टिकुलर केस। ओके, यहां पर हमको इधर रिलेशन निकालने हैं, तो यहां हम अपनी कैलकुलेशन स्टार्ट करते हैं। किस तरह से? ये वाला एंगल हमने एक एंगल मान लिया, लेट दिस एंगल बी अल्फा। एंड अल्फा कौन सा एंगल है? प्रिंसिपल एक्सिस के साथ इंसिडेंट रे। रिफ्रैक्टेड रे का एंगल, ये रिफ्रैक्टेड रे का एंगल दिस, इसको हमने माना बीटा।
और सेंटर ऑफ कर्वेचर ये, इस एंगल को हमने माना गामा। ये अल्फा बीटा गामा, ये आपको याद रखने हैं। ओके, ये कुछ कर्वेचर है। फॉर द सेक ऑफ कन्वीनियंस हम ये मान लेते हैं कि ये इसके नीचे ये पॉइंट है M, या इसका हम नाम देते हैं ठीक है M नीचे, ये नॉर्मल है। अगर हम इसको कर्व मानते तो हमको ये ट्रायंगल बनाने में प्रॉब्लम होता, तो हमने ये मान लिया कि ये वाला जो पॉइंट है P, इस P पॉइंट से हमने एक नॉर्मल बनाया PN, ताकि PNO इज ए राइट एंगल ट्रायंगल, PNC, PNI ये सब हमको क्या मिलेंगे? राइट एंगल ट्रायंगल। तो हम ज्योमेट्री से कैलकुलेशन कर सकते हैं। सो वी टेक दिस लिबर्टी दैट M इज वेरी क्लोज टू दिस पॉइंट, पोल के बहुत पास में है, तो इसलिए यहां से यहां का डिस्टेंस, यहां से यहां का डिस्टेंस ऑलमोस्ट उसके बराबर ही है। ओके, दैट इज पॉइंट M। अब इसमें हम स्टार्ट करते हैं म्यू, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द सेकंड मीडियम। ये आपका स्टार्टिंग पॉइंट है कि सेकंड मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना होगा। दैट इज म्यू ऑफ सेकंड मीडियम इज इक्वल टू साइन I अपॉन साइन R। यही जो μ2 है, इसको हमारे पास एक लिखने का और तरीका है। वी कैन राइट इट μ2 अपॉन μ1। ये आपने पढ़ा हुआ है, दिस वी हैव ऑलरेडी प्रूव दैट μ2 इज μ2 अपॉन μ1। 1 मीडियम 1, μ2 म्यू ऑफ द मीडियम नंबर 2। ओके, फॉर स्मॉल एंगल्स sin A is equal to 8। जब एंगल छोटा होता है तो रेडियन में एंगल को लो या साइन में लो, दोनों की वैल्यू ऑलमोस्ट सेम होती है। इसलिए हम इसको क्या लिख सकते हैं? μ2 अपॉन μ1 इज इक्वल टू I अपॉन R, और इसको इसके साथ मल्टीप्लाई किया, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई किया, μ1I इज इक्वल टू μ2 R, μ1I इज इक्वल टू μ2 R। ये हमको एक इक्वेशन मिला। दिस इज एक्चुअली स्नेल्स लॉ। I एंगल किस मीडियम में बन रहा है? मीडियम नंबर 1, तो इसके साथ मीडियम नंबर 1 का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। R किस में बन रहा है? मीडियम नंबर 2, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अगर इसके बाद मीडियम नंबर 3 कहीं बनता तो उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उसके साथ लगाते। इस तरह से μ1 मीडियम 1, सॉरी μ1I, μ1R, μ3, μ4, μ5 ऐसे स्नेल्स लॉ चलता है इफ द रे इज गोइंग थ्रू डिफरेंट मीडियम। एनीवे, अभी सिर्फ दो ही मीडियम है, इसलिए हम दो ही एंगल इन्वॉल्व करते हैं, दो ही म्यू इन्वॉल्व करते हैं। दिस अब इसके बाद I और R की वैल्यू रखते हैं इसमें, ये I और ये R। इस I की वैल्यू हम रखेंगे ट्रायंगल OPC में। OPC दिखा एंगल OPC। OPC के लिए I क्या है? एक्सटर्नल एंगल विच इज इक्वल टू सम ऑफ द टू अपोजिट इंटरनल एंगल्स। तो ये I किसके बराबर है? अल्फा प्लस गामा।
So this we can write as mu1 alpha plus gamma is equal to mu2 into r. ये r, अब ये r हमको निकालना है। r को निकालने के लिए ट्रायंगल देखिए PCI, PCIP, इसमें r आता है। एक्सटर्नल एंगल कौन है? गामा। गामा इज इक्वल टू व्हाट? r प्लस बीटा। वेरी गुड। सो r इज इक्वल टू गामा माइनस बीटा, गामा माइनस बीटा। इसको आप एज ए स्टेप याद करेंगे कि हमारा पहला स्टेप क्या होता है। तो आंसर है हमारा पहला स्टेप होता है कि ये जो ऊपर वाले आई और आर हैं इनको नीचे लाना, नीचे लाकर किसमें कन्वर्ट कर देना? अल्फा बीटा गामा, ये जो कि प्रिंसिपल एक्सिस के साथ बनने वाले एंगल हैं। ऐसे नीचे ले आए उसको। ओके, ये आ गया। अब इसमें थोड़ा सा इसको रीअरेंज कर लेते हैं टू मेक इट कन्वीनियंट, अल्फा बीटा और गामा के नाम से। ओके, सो दिस इज mu1 अल्फा, mu1 अल्फा, ये है mu2 गामा। गामा वाले एक तरफ, अल्फा बीटा वाले एक तरफ, तो mu2 बीटा माइनस इधर आके क्या हो जाएगा? प्लस। mu2 बीटा इज इक्वल टू mu2, दिस इज गामा, और ये आ जाएगा इधर से गामा mu2, और ये इधर आ जाएगा माइनस mu1, अल्फा बीटा गामा। ओके, ये हमारा एक स्टेप हुआ अल्फा बीटा गामा के रिलेशन में निकाला। अब सेकंड स्टेप देखिए। सेकंड स्टेप में अल्फा बीटा और गामा इनकी टेंजेंट की वैल्यू रखते हैं। फिर से बड़ा फेमस रिलेशन जो हम लोग बार बार यूज कर रहे हैं, दैट इज फॉर स्मॉल एंगल, फॉर स्मॉल एंगल्स एंगल A इज इक्वल टू साइन A इज इक्वल टू टेंजेंट A। ये तीनों की वैल्यू ऑलमोस्ट एक जैसी होती है। A इन रेडियन, साइन A, टेंजेंट A, ऑल थ्री आर ऑलमोस्ट सेम फॉर स्मॉल एंगल। इसका बेनिफिट लेके हम इसको लिख देते हैं, अल्फा को टेन अल्फा, टेन बीटा, टेन गामा। तो अब ये हमारा रिलेशन क्या हो जाएगा? mu1 टेंजेंट अल्फा प्लस mu2 टेंजेंट बीटा इज इक्वल टू टेंजेंट गामा mu2 माइनस mu1। इसके बाद टेंजेंट की वैल्यू, टेंजेंट की वैल्यू इन ट्रायंगल से रखनी है। अल्फा के सामने टेंजेंट अल्फा, अल्फा की टेंजेंट लेंगे, हर एक में Pn हमको कॉमन लेना है। तो देखिए ये क्या हो जाएगा? mu1 इंटू टेंजेंट अल्फा इज Pn अपॉन ON, Pn अपॉन ON प्लस mu2 टेंजेंट बीटा, टेंजेंट बीटा इज अगेन Pn अपॉन Ni Ni। This is mu2 tangent beta is equal to mu2 minus mu1 into tangent gamma. Tangent gamma is equal to Pn upon Nc. Pn upon Nc। तीनों को हमने कन्वर्शन फिर कर लिया, एंगल को लेंथ में कन्वर्ट कर दिया। ओके, अब आपको दिख रहा है
तीन टर्म है, तीनों के न्यूमरेटर में कौन है? Pn, that will be cancelled out. This is 1 1 1, तीनों कैंसिल हो गए, ठीक है, कॉमन निकाला, दोनों तरफ से कैंसिल आउट कर दिया। अब ये हमारा रिलेशन बचा μ1 अपॉन ON μ2 अपॉन NI इज इक्वल टू μ2 माइनस μ1 अपॉन 1 अपॉन NC। अब हम इनकी वैल्यू रखते हैं, इनका नॉमेनक्लेचर करते हैं। NO ON क्या है? डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट। डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट लेंथ को हम कितना मानते हैं? U NI, दिस इज डिस्टेंस ऑफ द इमेज, इसको क्या मानेंगे? V। और NC, रेडियस ऑफ कर्वेचर, इसको क्या मानेंगे? R। ओके, उसके बाद हमको साइन कन्वेंशन भी मालूम है, तो देखिए μ1 अपॉन ON को क्या लिखना है? प्लस U की माइनस U? हम कहां पर खड़े होकर नापते हैं? यहां पर खड़े हुए और यहां देखा ये इस तरफ है, जबकि हमारा पॉजिटिव किधर है? इस तरफ। ये रे इस तरफ जा रही है टुवर्ड्स राइट, तो राइट वाले डिस्टेंसेस प्लस, लेफ्ट वाले माइनस। यहां से हमने लिया ऑब्जेक्ट लेफ्ट की तरफ है, इसलिए इसके डिस्टेंस के सामने साइन क्या लगेगा? माइनस। सो दिस इज माइनस U प्लस μ2 NI is V प्लस या माइनस? प्लस is equal to μ2 minus μ1 upon NC R plus the minus plus, it is on the right side। ये हमारा फॉर्मूला बन गया, that's all। So this is μ2 upon V minus μ1 upon U is equal to μ2 minus μ1 upon R। This is the relation between U and V. U, V, radius of curvature, μ2 and μ1. Now suppose μ2 अपॉन μ1 को हम म्यू कहते हैं। इफ म्यू इज इक्वल टू μ2 अपॉन μ1, जैसे μ1 मीडियम नंबर 1 इज एयर और फ्री स्पेस, तो उसका म्यू कितना लिया जाता है? 1। तो सिर्फ क्या बचा? μ2। तो μ2 ही क्या है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द सेकंड मीडियम। अगर हम वैसा ले लें और μ1 को 1 ले लें, तो ये फॉर्मूला और छोटा हो जाएगा। अब ये क्या बचेगा? μ अपॉन b माइनस 1 अपॉन u इज इक्वल टू μ अपॉन r। ऐसा हो जाएगा। ये एक स्पेशल केस, ठीक है। अच्छा, अब ये केस हमने देखा, ये तीन कंडीशन। अब अगर ये कंडीशन बदल गई तो क्या होगा? फॉर्मूला को आपने डिराइव किया, इस फॉर्मूला को याद रखिए। अब हम कंडीशन बदल के दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, छठवीं सब कंडीशन करेंगे। तो अगली कंडीशन देखिए। अब हमने इसमें कंडीशन ये चेंज की, सर जी इसके
माइनस में होना चाहिए है सर, आगे पर न्यू माइनस में म्यू -1 तो हाँ हाँ ठीक बोल रहे हो, म्यू -1 छूट गया, लेट्स राइट इट -1, इसको ठीक कर दीजिए, इट शुड बी लाइक दिस, म्यू अपॉन v -1 अपॉन u इज इक्वल टू म्यू -1 अपॉन r, दिस शुड बी 1 ठीक है। ये हम लोगों ने डिस्कस किया था कि म्यू 1 को 1 मानना है, ओके। इसमें हमने म्यू 1 को 1 माना और म्यू 2 अपॉन म्यू 1 को म्यू मान लिया, तब भी ये चीज आएगी, और 1 माना तब भी यही चीज आएगी, इन बोथ द केसेस, ओके। हाँ, अब दूसरा केस लेते हैं। इस केस में ये जो है द इंसिडेंट रे विल बेंड टुवर्ड नॉर्मल बट द बेंडिंग इज नॉट सफिशिएंट। अगर ये बेंडिंग सफिशिएंट नहीं है, यानी ऐसे नीचे की तरफ नहीं गई, तो बेंड तो हुआ, ये इसका पुराना रास्ता था, दिस वॉज द ओरिजिनल पाथ, इससे ये बेंड हुआ और ऐसा हो गया, देखो इट हैज बेंड टुवर्ड्स नॉर्मल, ये नॉर्मल है, लेकिन जब ये ऐसा होता है तो इसके साथ कहीं भी आगे जाके नहीं मिलता। तो यहां पर जब हम इसको देखते हैं यहां से, तो एक ये रे आ रही है और एक ये रे आ रही है, ये दोनों रे आती हैं, तो ऑब्जेक्ट हमको कहां मिलेगा, इसी लाइन में हमको पीछे जाना पड़ेगा, समवेयर हियर we find the image, this is image, अल्फा, सॉरी इमेज के साथ क्या एंगल था, उसको हमेशा याद रखिए, इमेज के साथ एंगल कौन सा, बीटा, ऑब्जेक्ट के साथ कौन सा एंगल, अल्फा, और रेडियस के साथ कौन सा, गामा। यही सीक्वेंस को याद रखिए, अदरवाइज आपको एग्जाम में प्रॉब्लम होगा। अच्छा, ये बना, मैं इसलिए इसको दोबारा करा रहा हूं कि आपको इसके स्टेप्स याद हो जाएंगे। हमेशा स्टार्टिंग स्टेप क्या लेना है, μ2 अपॉन μ1 इज इक्वल टू sin i अपॉन sin r, हर केस में यही स्टार्टिंग स्टेप है, ओके। अब ये जो चीज बनाई है, इसमें क्या क्या चेंज हुई, रे एंटर्स ए डेंसर मीडियम, करेक्ट है कि नहीं, करेक्ट है, एंटर्स ए डेंसर मीडियम, जिसको आप ऐसा भी कर सकते हैं, फ्रॉम रेयरर टू डेंसर, थ्रू इंटरफेस कैसा है, कॉन्वेक्स, ठीक, नेक्स्ट रियल, अब कौन सा हो जाएगा, नेक्स्ट वर्चुअल। तो अब हम इसको क्या कर देंगे, ये वाला चेंज आ गया वर्चुअल, कहां चेंज आया समझ में आया, अभी भी ये रेयर टू डेंसर ही जा रही है, अभी भी कॉन्वेक्स में ही जा रही है, पर बेंडिंग पावर कम है, तो रियल इमेज ना बनाकर क्या बनाएगी, वर्चुअल इमेज बनाएगी, लाइक दिस, ओके। ऐसा हो गया। अब स्टार्ट करते फिर से, कहां से स्टार्ट करना है, μ2 अपॉन μ1 इज इक्वल टू sin i अपॉन sin r एंड sin i अपॉन r इज इक्वल टू i अपॉन r, दिस i अपॉन r इज इक्वल टू, or this will lead to μ2r is equal to μ1i is equal to μ2r, okay, μ1i is equal to μ2r, μ1i, यहां बताइए i किसके बराबर है, ये यहां से लेके यहां तक ये आई है,
इंसिडेंट रे नॉर्मल I. Again I is equal to alpha plus gamma. Alpha plus gamma. mu1 I is equal to mu2 R. यहां पर R कहां है? ये इंसिडेंट रे है और ये रिफ्रैक्टेड रे है. रिफ्रैक्टेड रे और नॉर्मल इसके बीच का जो एंगल है दैट इज R. ये R किसके बराबर है? ध्यान से देखिए, ये लाइन कहां आ रही है? ये वाली, ये वाली, ये. तो यहां से लेके यहां तक का एंगल क्या है? R. देखा? अगर ये वाला एंगल ये R है तो ये किसका एक्सटर्नल एंगल है? ये बड़े वाले ट्रायंगल का. कौन सा? I P C I P C. दिखा? ये R. तो R इज इक्वल टू क्या हुआ? बीटा प्लस गामा. सो दिस वी विल टेक एज दिस बीटा प्लस गामा. ओके, सो दिस इज mu1 alpha plus mu1 gamma is equal to mu2 beta plus mu2 gamma. ये mu1 gamma को हमने इधर ले लिया, इसको इधर ले लिया. So this is mu1 alpha minus mu2 beta is equal to mu2 minus mu1 gamma. This is mu1 tan alpha minus mu2 tan beta is equal to mu2 minus mu1 tan gamma. स्टेप्स याद रखिए. स्टार्टिंग स्टेप क्या है? हमेशा ये mu2 अपॉन mu1 इज इक्वल टू I अपॉन R. उसके बाद क्या करना है? I और R को अल्फा बीटा गामा में कन्वर्ट करना है. दैट इज सेकंड स्टेप. अल्फा बीटा गामा के ग्रुप बना के फिर क्या करना है? अल्फा बीटा गामा को टेंजेंट में कन्वर्ट करना है. सो दैट इज नाउ टेंजेंट कन्वर्टेड. ओके, इसके बाद अगला स्टेप क्या था? टेंजेंट की वैल्यू रखनी. ओके, टेंजेंट की वैल्यू रखते हैं. mu1 into tan alpha, mu1 into tan alpha minus mu2 into tan beta is equal to mu2 minus mu1 tan gamma. ये लिखा हुआ है, लेकिन यहां पर क्या है? माइनस tan beta. ये माइनस ये आया. ओके, अब इसमें हमने वैल्यूज रखी. देखिए, mu1 tan अल्फा क्या रखना है? Pn अपॉन ON. करेक्ट है. उसके बाद माइनस, ये हमने किया माइनस mu2 tan बीटा की वैल्यू बताई Pn अपॉन Ni को माइनस की प्लस. यस, Ni को क्या लेना है? माइनस. और ये Ni को हमने क्या ले लिया? माइनस. ठीक है, ये आ गया. नहीं, सॉरी, अभी हम लोग ज्योमेट्री पे काम कर रहे हैं. जब वैल्यू रखेंगे तब प्लस माइनस रखेंगे. ज्योमेट्री में नहीं. तो पहले हमने सिंपली इसको क्या लिखा? Pn अपॉन Ni. दिस इज द ओनली वैल्यू, ओनली ज्योमेट्रिकल रेशियो. टेंजेंट बीटा इज Pn अपॉन Ni. उसके बाद टेंजेंट गामा इज इक्वल टू Pn अपॉन Nc. सेम Pn cancel, we get this thing, and then we here put values. अब हम लोग पहली बार वैल्यूज रखने जा रहे हैं. वैल्यू रखिए. ON को क्या रखना? माइनस U. ये ON को माइनस U. Ni को क्या रखना है?
माइनस वी, तो एक तो ये माइनस इधर है और माइनस म्यू टू एन आई को क्या रखा हमने माइनस वी, और उधर म्यू टू माइनस वन अपॉन एन सी को क्या रखा आर। ठीक है, तो पहले हम ज्योमेट्रिकल रिलेशन तैयार करते हैं। ज्योमेट्रिकल रिलेशन में ऑप्टिकल वैल्यू रखते हैं। तो ज्योमेट्रिकल रिलेशन में क्या क्या आया, ओ एन, एन आई और एन सी। अब इसमें वैल्यू रखो, तो जब हमने वैल्यू रखी तो एक की वैल्यू क्या रखा है माइनस यू, इसकी वैल्यू माइनस वी, इसकी वैल्यू प्लस आर, ये तीनों वैल्यूज रखी। अब ये माइनस माइनस क्या बन गया प्लस, वी वाला प्लस, ये माइनस ये म्यू वन अपॉन यू माइनस, और म्यू टू माइनस म्यू वन अपॉन सेम फॉर्मूला। इसका ये मतलब है कि यहां पर इमेज वर्चुअल हो या इमेज रियल, दोनों केसेस में रिलेशन में कोई डिफरेंस नहीं आता, रिलेशन विल बी सेम। इज दिस पॉइंट क्लियर? तो ये हम याद करते हैं कि इस तरह का रिलेशन बनेगा। अब अगली चीज देखिए, ये डायग्राम आपने देखा, बना लिया है। ओके, डायग्राम याद रखिएगा क्योंकि हमसे ये भी पूछा जा सकता है कि ऐसी सरफेस होगी तो डायग्राम कैसा होगा। यू शुड बी एबल टू मेक द डायग्राम। अब हम तीसरी सरफेस लेते हैं। तीसरी सरफेस, ये जो हमने कॉन्वेक्स लिया है, ये हम दोनों देख चुके, वर्चुअल और रियल। अब कॉन्वेक्स इंटरफेस पे काम कर रहे थे, कॉन्वेक्स इंटरफेस पे अब लेते हैं उसकी जगह पे कॉनकेव इंटरफेस, कॉनकेव इंटरफेस, और देखिए अब कैसा बनेगा। ओके, कॉनकेव सरफेस में बताइए इंटरफेस जो स्फेरिकल है, इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर किधर मुझे लेना चाहिए, लेफ्ट की राइट? लेफ्ट। हमेशा किस तरफ होता है, अंदर की तरफ, तो दैट इज नेचुरल। ये जो ऑब्जेक्ट की पोजीशन है हम कहीं पर भी ले सकते हैं। तो लेट अस टेक इट दिस वे कि यहां पर इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर है, रेडियस ऑफ कर्वेचर यहां से स्टार्ट होता है, दिस पॉइंट इज सेंटर ऑफ कर्वेचर। यहां पर हमने ऑब्जेक्ट को रखा, ओके, यहां से ये एक रे गई, ओके, दिस इज नॉर्मल। ये जो रे जाएगी ये किधर मुड़ेगी, अवे फ्रॉम दी नॉर्मल। तो ये यहां से ऐसे गई और इसको जो ऐसे सीधा जाना था, सीधा बजाने की बजाय इट विल बेंड अवे फ्रॉम नॉर्मल। ये दूसरी रे गई जो कि यहां से स्ट्रेट जाती है, दोनों हमको यहां पर दिखती है। तो हमको इमेज कहां पर दिखने वाला है, तो आंसर है ये रे इस रास्ते से आते हुए दिखती है, ये वाली रे इससे आते हुए दिखती है, दिस इज द कॉमन पॉइंट। तो कॉमन पॉइंट पर क्या बनता है, इमेज। ठीक है, इस तरह से यहां पर इसका इमेज बनेगा। ये कौन सा केस है,
कॉनकेव इंटरफेस। रे किधर से किधर जा रही है? फ्रॉम रेयर टू डेंसर, कॉनकेव। अब इमेज कैसी बन रही है? टुवर्ड्स नॉर्मल ढूंढनी चाहिए। ओके ठीक है, आप लोग की मर्जी है। वेरी गुड, आपको याद आ गया इधर ढूंढनी है, टुवर्ड्स राइट। दिस इज सेंटर ऑफ कर्वेचर, दिस इज प्रिंसिपल एक्सिस, और ये मुड़ेगी, यहां से हमने ली ऑब्जेक्ट, दिस इज इंसिडेंट रे। हाँ, इसको अब किधर ढूंढना है? टुवर्ड्स नॉर्मल। तो ये यहां से ऐसे मुड़ेगी, नॉर्मल तक तो नहीं आ पाएगी लेकिन नॉर्मल की तरफ मुड़ जाएगी। ये दूसरी रे जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से स्ट्रेट जाएगी, दैट विल गो स्ट्रेट। अब हमको इमेज यहां दिखा, यहां पर हम देखेंगे तो हमको इमेज कहां दिखने वाला है? ये यहां से आ रहा है, ये यहां है, तो ये इसके बीच में है, तो ये भी इसके बीच में ही आएगा कहीं। दिस इज इमेज। ये हमने एक्सटेंशन किया, दिस इज नॉट दी रेगुलर रे। रेगुलर रे ये है, ऐसे गई और यहां से ऐसे बैठ, दिस इज दी रे। सो ओ पी क्यू, ओ पी क्यू इज पाथ ऑफ रे। I is virtual image। ठीक है, ओके। अब डायग्राम समझ में आ गया। तो ये है अलग अलग सरफेस होने से अलग अलग डायग्राम कैसे बनेंगे। अच्छा, ये यहां पर इमेज आएगी। फिर से रे इज एंटरिंग फ्रॉम रेयर टू डेंसर मीडियम। कैसा है? डेंसर मीडियम थ्रू कॉनकेव इंटरफेस। और इमेज कैसी बन रही है? वर्चुअल। इसमें एक ही केस होता है, इसमें कभी भी रियल इमेज नहीं बन सकती, क्योंकि ये इसके नीचे तो ऐसे मुड़ के इससे क्रॉस नहीं करेगी। सो देयर विल नेवर बी रियल इमेज। ठीक है, तो वर्चुअल इमेज ऑलवेज। अब इसके रिलेशन देखिए, फिर से दिस 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 दिस। यहां पर अब बताइए क्या आएगा? आई कहां है? ऑब्जेक्ट का नॉर्मल के साथ जो एंगल है ये कौन है? आई। ये इमेज, ये रे जो इसके साथ एंगल बनाती नॉर्मल के साथ, ये क्या है? आर। अगर ये आर है तो ये वाली लाइन इधर आई, ये वाली लाइन इधर आई, तो ये एंगल भी कितना है? आर। दिस इज आई, दिस इज आर। ये दो हो गया। ओके, साइन आई अपॉन साइन आर। आई को किसके बराबर लिख सकते हैं? फिर से अल्फा बीटा गामा लीजिए। ऑब्जेक्ट के साथ अल्फा, इमेज के साथ बीटा और सेंटर पे गामा। वही तरीका है, ऑब्जेक्ट के साथ अल्फा, बीटा और गामा। अब बताइए आई को किसके बराबर लेना है? आई
आई बताइए। अल्फा माइनस गामा। वेरी गुड। ये देखिए, ये है अल्फा। अल्फा इज इक्वल टू इस ट्रायंगल ओ पी सी, ये ओ पी सी, इसमें ये एक्सटर्नल एंगल है अल्फा। अल्फा इज इक्वल टू गामा प्लस आई, सो आई इज इक्वल टू अल्फा माइनस गामा। सो दिस वी विल राइट अल्फा माइनस गामा। अब आर, ये आर है। आर की आपको दिख रहा है बीटा के साथ क्या रिलेशन है? बीटा इज इक्वल टू गामा प्लस आर, सो आर इज इक्वल टू बीटा माइनस गामा, बीटा माइनस गामा। ये ठीक है। अब इससे अगले स्टेप में क्या करेंगे? ये μ1 अल्फा माइनस this μ2 बीटा minus this μ1 alpha minus μ2 बीटा is equal to μ2, ये μ1 इधर जाएगा तो हो गया प्लस और μ2 हो गया माइनस। अब हमने सबको क्या बना लिया? टेंजेंट। टेंजेंट बनाकर उनकी वैल्यू रखी। टेंजेंट अल्फा, ये हमने लिखा एन। टेंजेंट अल्फा इज इक्वल टू पी एन अपॉन ओ एन, पी एन अपॉन ओ एन माइनस माइनस टेंजेंट बीटा पी एन अपॉन आई एन, पी एन अपॉन आई एन। ठीक, इज इक्वल टू μ2 माइनस μ1, μ2 माइनस μ1 पी एन अपॉन सी एन, सेम वैल्यू। अब यहां वैल्यू पुट करनी है। पी एन तीनों के कैंसिल हो गए। ओ एन को अब क्या रखेंगे? माइनस यू। एन आई को क्या रखेंगे? माइनस बी। और एन सी को क्या रखेंगे? यस, प्लस की माइनस? एन सेंटर तक। ये इसकी लेंथ आर के बराबर है, यहां से खड़े होकर लेफ्ट साइड में है, इसलिए ये भी कैसा होगा? माइनस। ठीक है। और इसके बाद हमने इसको बनाया सेम। सो व्हाट वी फाइंड, आप कोई भी सिचुएशन रख लो, रिजल्ट यही आता है। तो आपने ये देखा कि हर समय रिजल्ट हमारा यही आ रहा है। अभी तक हम लोग क्या क्या चेंज कर चुके हैं? वर्चुअल रियल दोनों देख लिया हमने, कॉनकेव और कॉन्वेक्स, कॉन्वेक्स और कॉनकेव दोनों इंटरफेस देख लिए। अब हमारा क्या बचा है? ये रे कहां से जाती है? रेयर टू डेंसर। अगर डेंसर टू रेयर जाएगी तो क्या होगा? डेंसर टू रेयर जाएगी तो क्या होगा? इसको थोड़ा ध्यान दीजिए। नाउ वी विल चेंज इट एंड मेक इट डेंसर टू रेयर। डेंसर टू रेयर, डेंसर टू रेयर में अब ये मीडियम कौन सा हो गया? डेंसर। और ये कौन सा हुआ? रेयर। डेंसर से रेयर में जाना है तो नियम सारे उल्टे हो जाएंगे। इट विल बेंड अवे। ओके, तो उसके डायग्राम आपको सोचने हैं कैसे बनेंगे।
रिजल्ट फिर आप निकालेंगे, रिजल्ट वही है, नो चेंज। लेकिन एक चीज का चेंज हो जाएगा, जैसे पहले रे कहां से चलती थी, रेयर से, मीडियम 1 से, अब कहां से चल रही है, मीडियम 2 से। पहले कहां से जा रही थी, 1 से, और रिफ्रैक्शन कौन कराता था, 2। अब कहां से चल रही है, 2 से, और रिफ्रैक्शन कौन कराएगा, 1। तो जब हम इसको डिराइव करेंगे, यही फॉर्मूले को सेम शेप, सेम तरीका है, ये बन जाएगा μ1 और ये बन जाएगा μ2, क्योंकि उसमें हमने नाम चेंज कर दिए। पहले इंसिडेंट किस में था, μ1 में, अब हमने किस में कर दिया, μ2 में, इसलिए μ1 की जगह क्या लिख देना है, μ1 की जगह μ2 और μ2 की जगह μ1, सेम फॉर्मूला। तो यहां पर हम नोट कर लेते हैं, फ्रॉम द रे ट्रैवलिंग फ्रॉम डेंसर टू रेयर, same result is found. Same result is found, but by exchanging μ1 and μ2. μ1 and μ2 इन दोनों को एक्सचेंज कर देना है, you get the result. तो अब हमारा फॉर्मूला क्या बनेगा, μ1/v माइनस μ2/u इज इक्वल टू μ1 माइनस μ2/r। ये बन गया किसके लिए, डेंसर टू रेयर। ओके, इस तरह से हम लिख सकते हैं। हाँ, इसी को लिखने का एक दूसरा फॉर्मेट देखिए, यहां पर क्या है, μ2 माइनस μ1/r1, क्योंकि μ2 μ1 से बड़ा होता है। अगर यही फॉर्मेट हम यहां लिखना चाहें तो कैसे लिख सकते हैं, आंसर है दोनों साइड को माइनस से मल्टीप्लाई कर, तो करके देखते हैं, ये क्या आ जाएगा, μ2 माइनस μ1/r। ये दोनों कैसे हो गए, सेम। इसको अब हम माइनस को क्या कर लेंगे, μ2/u माइनस μ1/v, ऐसा हो जाएगा। तो इस तरीके से भी इसको लिखा जा सकता है, μ2/u माइनस μ1/v इज इक्वल टू μ2 माइनस μ1/r। ओके, तो ये हमने पढ़े कि जब एक सिंगल सरफेस बीच में आती है, दूसरी तरफ जाकर वो ऑब्जेक्ट को हम देखते हैं, तो वो हमको ऑब्जेक्ट कहां पर दिखेगा, कहां पर दिखेगा, ये हमको बता रहा है कहां पर दिखेगा। तो आपने ये देखा कि जब ये सरफेस कॉन्वेक्स सरफेस थी,
ऐसी कॉन्वेक्स सरफेस थी, डेंसर यहां से ऐसे गया और ये इधर जाकर हमको मिल रहा है। किस तरफ मुड़ता है? टुवर्ड्स प्रिंसिपल एक्सिस। लेकिन जब ये सरफेस कॉन्केव थी ये, तो यहां से ऑब्जेक्ट जाता है ऐसे और इमेज कहां बनती है? पीछे, इस तरह से। इसी तरह से सारे रूल हम अप्लाई कर सकते हैं एंड यू कैन मेक दी न्यूमेरिकल्स ऑल्सो। ये y, इसमें v, u और r, इसकी वैल्यू आप जब भी रखेंगे, जैसे हमको दिया u इज इक्वल टू 10, v इज इक्वल टू 20, तो उस समय जब आप वैल्यू रखेंगे तो अलोंग दिस साइन उसकी वैल्यू रखने की कोशिश करिए कि वो किस तरफ है। समझ में आया? लेफ्ट में है, इंसिडेंट रे की डायरेक्शन में है तो पॉजिटिव, और उल्टी डायरेक्शन में है तो नेगेटिव। कल हम बनाकर देखेंगे, देन इट विल बी क्लियर टू यू। बिफोर दैट हम एक और इसकी एक्सरसाइज करते हैं, दैट इज मोर इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज, और वो है लेंस मेकर्स फॉर्मूला।